आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो शासन काल रहा है, इनका जो राज्यकाल रहा है, इस राज्यकाल में बौद्ध साहित्य, संस्कृति, कला, शिक्षा, इन सब की स्थिति कैसी थी, इसे हम इस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज की बात की इस कड़ी में हम प्रवेश करते हैं, पिछली कड़ी की बात को जोड़ते हुए। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया कि सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को राजाश्रय दिया था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन से राजाश्रय प्राप्त था। और देखिए कि नालंदा की स्थिति क्या थी कि नालंदा में देश विदेश के हजारों छात्र वहाँ पढ़ते थे, और वहाँ से पढ़ने के बाद जब वे निकलकर अपने अपने देश की ओर जाते थे तो वहाँ भी जो उन्होंने सीखा है उसे प्रचारित करते थे। और यही वजह भी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो उन्होंने बौद्ध साहित्य और संस्कृति की जो स्टडी की, इस स्टडी को वे बाहर वहाँ तक लेकर गए जहाँ जहाँ से वे थे। आइए अब इस कड़ी में देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन साहित्य के प्रति उनका जो रुख था वो कैसा था। तो सम्राट हर्षवर्धन धर्म और साहित्य इन दोनों के प्रति उदार थे, मतलब धर्म के प्रति भी और साहित्य के प्रति भी, उसके निर्माण के प्रति वे उदार रहे हैं। ये नालंदा के वैभव से भी ज्ञात होता है। उन्होंने हर प्रकार के साहित्यिकों को प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में बाण जैसे विख्यात कवि थे, जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित सदृश ग्रंथों की रचना की। देखिए, जब तक कला को, साहित्यिकों को सम्मान नहीं मिलता, मतलब जिसको शासन सत्ता का जो सम्मान होता है वो सम्मान नहीं मिलता, उसका विकास ये बहुत कम होता है, उसे वो स्थान नहीं मिल पाता। सम्राट हर्षवर्धन ने ये स्थान कलाकारों को दिया, कला को दिया, शिल्पकारों को दिया, साहित्यिकों को दिया। स्वयं सम्राट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के 3 ग्रंथ लिखे। यानी कि सम्राट हर्षवर्धन भी लेखन में स्वयं बड़े ही उसमें दखल रखते थे, और ये दखल उनके इन 3 ग्रंथों में मिलता है जो उन्होंने लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद जो है वो बोधिसत्व महात्म्य पर आधारित है। यानी कि बोधिसत्व की जो जीवनचर्या होती है उसमें क्या विशेषता है, क्या महानता है, इस पर यह आधारित उनका ग्रंथ है, बोधिसत्व महात्म्य। इस पर उन्होंने वो लिखा है नागानंद। और कनिष्क के पश्चात तथा हर्ष के पूर्व कई बौद्ध दार्शनिक पैदा हुए, जिनमें से बहुत से चीन और तिब्बत गए। ये जो हमारे यहाँ से चीन और तिब्बत की ओर बुद्ध धर्म का जो प्रचार और प्रसार हुआ है, इसके पीछे ये जो कनिष्क काल में साहित्यिकों को और हर्ष काल में साहित्यिकों को जो राजाश्रय मिला, उसके कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता हुई है। आचार्य परमार्थ का काल ईस्वी सन 498 माना जाता है। उत्तरकालीन गुप्त राजा उनसे बड़े प्रभावित थे। वे बौद्ध ग्रंथों का संग्रह लेकर 548 में नानकिन गए थे, और बौद्ध दर्शन को अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न असंग और वसुबंधु ने, ये जो 2 पठान भाई थे, वसुबंधु और असंग, इन दोनों ने मिलकर बौद्ध साहित्य को बहुत दूर तक, यानी कि उसके चरम तक पहुंचाने की कोशिश की। वसुबंधु के जो ज्येष्ठ भ्राता थे असंग, इन्होंने योगाचार भूमि, उत्तर तंत्र जैसे ग्रंथों की रचना की और विज्ञानवाद का समर्थन किया। असंग का जो वास्तव में रुख था वो विज्ञानवाद की ओर था। ये वसुबंधु के बड़े भाई थे। उनके कनिष्ठ भ्राता यानी कि वसुबंधु की प्रतिभा और भी बहुमुखी थी। उन्होंने वैभाषिक सम्मत तथा बुद्ध के दर्शन से समर्थित अपना सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ
अभिधर्म कोश एवं उस पर एक विशाल भाष्य लिखा। ये दोनों बौद्ध साहित्य में बड़ा अपना एक अलग महत्व रखते हैं। तो साहित्यिकों का ये जो काल माना जाए तो ये एक स्वर्ण काल था साहित्यिकों के लिए। और इसी प्रकार विज्ञानवाद के संबंध में विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि की जो विशिनका है यानी कि 20 कारिकाएं जो है, और त्रिशिंका यानी कि 30 कारिकाएं, ये भी इसी वक्त लिखी गई। बड़े भाई के नाम को और भी प्रतिष्ठित करने के लिए दार्शनिकों के समूह को पेश किया और उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे वाद विधान नाम के न्याय ग्रंथ को लिखना। ये वाद विधान नाम का जो न्याय ग्रंथ था, इसकी रचना भी इसी वक्त की गई। भारतीय न्यायशास्त्र को नागार्जुन की पैनी दृष्टि से मिली प्रेरणा के अनुसार भी उसे नियमबद्ध करना और भारतीय मध्ययुगी न्याय के पिता दिग्नाग जैसे शिष्य को पढ़ाकर अब तक किए गए प्रयत्न को एक बड़े प्रवाह के रूप में ले जाने को तैयार करना, ये सब वसुबंधु समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के अध्यापक रह चुके थे। ये चंद्रगुप्त के अध्यापक भी रह चुके हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वे ईस्वी 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। 4वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, इस उत्तरार्ध में ये सब मौजूद थे। और 5वीं सदी के पाली साहित्य में आचार्य बुद्धघोष और आचार्य धम्मपाल आदि के नाम अद्वितीय हैं और ये सब इसी काल में आते हैं ये नाम। तो आचार्य बुद्धघोष बुद्धगया से थे। वास्तव में वैसे बुद्धघोष के विषय में अश्वघोष और बुद्धघोष ये दो नाम जरूर मिलते हैं। प्रव्रज्जा के पश्चात वे सिंहदीप पधारे और त्रिपिटक पर अट्टकथाएं लिखी। बुद्धघोष की जो अट्टकथाएं हैं वो आज भी बौद्ध साहित्य में एक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके पहले उन्होंने विशुद्धि मार्ग की रचना करके अपने आप को योग्य सिद्ध किया था और इसी तरह आचार्य धम्मपाल ने भी अट्टकथाएं लिखी है। तो इस तरह सम्राट हर्षवर्धन का जो राज्यकाल है, इस राज्यकाल में हम देखते हैं कि साहित्यिकों के लिए कितनी व्यवस्थाएं थी और उनको कितने अवसर प्रदान किए जाते थे कि वो एक नए नए साहित्य का निर्माण करें और उनके जो अनुभव है वो कागज़ पर उतारें और वो नई पीढ़ी को दें। देखिए कि आज भी हम बौद्ध साहित्य के इस विशाल भंडार से हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीखते और समझते हैं। वो आज भी हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो आज की बात में यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।